नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। मेरा नाम प्रियंका है। मैं एक एयर होस्टेस थी और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती थी। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं और जब यह सपना पूरा हुआ तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दी कर दी। हालांकि भगवान की कृपा से मुझे एक बहुत ही अच्छे और समझदार पति मिले। उन्होंने न केवल मेरा साथ दिया बल्कि मेरे सपनों को भी पूरा करने में मेरी मदद की। मेरी ससुराल भी बहुत अच्छी थी। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। शादी के 2 साल बाद ही मेरी सास का देहांत हो गया और घर में केवल मेरे ससुर थे। उनके बाद मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की थी और छोटी 11 साल की। दोनों बहुत समझदार और पढ़ाई में होशियार थी। एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ बगीचे में समय बिता रही थी। मैंने खास तौर पर आज अपने बच्चों के लिए छुट्टी ली थी। तभी अचानक एक लड़का हमारे घर आया और उसने मेरी फोटो खींच ली। फिर वह तेजी से भाग गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह लड़का कौन था और उसने मेरी फोटो क्यों ली। मेरे दोनों बेटियों ने भी यह सब देखा। मुझे उस लड़के पर शक हुआ। मैंने अपनी बेटियों से कहा कि वे इस लड़के से दूर रहें। मैं पहले भी कई बार उसे हमारे आसपास देख चुकी थी। मुझे लगा कि शायद वह मेरी बेटियों के पीछे पड़ा हुआ है। हमारे घर में कुल 7 लोग रहते थे। मैं, मेरी 2 बेटियां, मेरे पति, मेरे ससुर और हमारी नई नौकरानी महिमा, जिसे मैंने कुछ महीने पहले ही काम पर रखा था। महिमा की एक छोटी बेटी भी थी जो बोल नहीं सकती थी। हमारी जिंदगी बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों में एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट्स को बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। हमें हर तरह की कठिनाइयों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। कृत्रिम श्वसन से लेकर किसी महिला का प्रसव कराना तक हर स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों में एयर होस्टेस को 90 सेकंड के अंदर विमान खाली कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 2 सप्ताह की ट्रेनिंग में हमें आपातकालीन प्रबंधन सिखाया जाता है, जहां हमें यह बताया जाता है कि यदि विमान के आधे दरवाजे बंद हो जाए, तब भी हमें सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना है। हमें यह भी सिखाया जाता है कि आपातकालीन स्लाइडर का उपयोग कर विमान खाली कैसे कराना है। हर देश की हर फ्लाइट में यह ट्रेनिंग जरूरी होती है। हमें यात्रियों को निर्देश देने के लिए छोटे छोटे संदेश याद करने पड़ते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को आसानी से निर्देशित किया जा सके। इस काम में हमें कई तरह के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें लोगों से अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए, लेकिन हम कई बार अजीब लोगों से भी मिलते हैं जो हम पर गलत नजर डालते हैं। हालांकि हमें पूरी सुरक्षा दी जाती है और किसी को भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं होती। हमें अपने व्यवहार को इस तरह नियंत्रित करना होता है कि लोग हमसे अपने काम भी आसानी से करवा सकें, लेकिन साथ ही हमारी गरिमा बनी रहे। कुछ लोगों का सपना होता है कि वे एयर होस्टेस बने, जैसे कि मेरा भी था। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे बहुत कठिन ट्रेनिंग और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद मेरा सपना किसी तरह पूरा हो गया। मैं अपनी नौकरी में पूरी तरह व्यस्त हो गई। इस नौकरी से मेरे परिवार को भी बहुत लाभ हुआ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। आज के ज़माने में भी उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने दी और मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ दिया। जब भी मुझे समय मिलता, मैं अपने घर जाती थी। आज भी मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद घर जा रही थी। कई दिनों बाद जब मैं घर पहुंची, तो मैंने देखा कि महिमा अब पहले जैसी नहीं लग रही थी।
वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी, लेकिन साथ ही वह बहुत कमजोर भी लग रही थी। मैंने उससे उसकी सेहत के बारे में पूछा, महिमा, तुम ठीक तो हो? महिमा ने जवाब दिया, मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, हाँ, बताओ। महिमा ने कहा, मैडम, आपको रात की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, अरे, मेरे साथ क्या होने वाला है? मुझे इस नौकरी में आए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कैसी गड़बड़ की बात कर रही हो? साफ साफ बताओ। लेकिन महिमा ने कुछ नहीं कहा और मेरी बात को टाल दिया। मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद मैं अपने बच्चों के कमरे में गई। वे दोनों आराम से सो रही थी, क्योंकि शाम का समय था और वे ट्यूशन से लौटने के बाद अक्सर सो जाया करती थी। फिर मैं ऊपर अपने ससुर के कमरे में गई। जब मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वे अभी अभी अपनी दवा लेकर सोए थे। इसलिए मैंने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होने लगी। मैंने महिमा से कहा कि वह मेरे लिए एक कप चाय बना दे। नहाने के बाद महिमा चाय लेकर आई और कुछ देर तक मेरे पास खड़ी रही। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, महिमा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तब महिमा ने कहा, प्लीज, मैडम, आप रात की ड्यूटी मत किया कीजिए। आपके घर में कुछ गड़बड़ है। महिमा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। आखिर वह कौन होती थी मुझे सलाह देने वाली कि मैं रात की ड्यूटी करूं या नहीं? मैंने उसे घूर कर देखा तो वह बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। मैंने सोचा कि शायद महिमा को यहाँ ज्यादा काम करना पड़ रहा था, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रही थी। अगर उसे यहाँ कोई परेशानी थी तो वह यहाँ से जा सकती थी। मैंने उसे किसी तरह की मजबूरी में नहीं रखा था। वह पहले एक बेसहारा औरत थी, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने उसे अपने घर में रहने की जगह दी थी। महिमा को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उसे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब हमें यह भी पता लगाना था कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही थी। शाम के ठीक 5 बजे मेरे पति घर आ गए। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत थके हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वे पहले थोड़ा आराम करना चाहते हैं और फिर मुझसे बात करेंगे। इसलिए मैंने भी कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया और एक मैगजीन लेकर पढ़ने बैठ गई। मुझे रात 10 बजे अपनी ड्यूटी पर जाना था, इसलिए मैं कुछ समय के लिए आराम करने लगी। तभी मेरी बेटियां भी अपनी नींद से जाग गईं। मैंने देखा कि मेरी बेटियों और महिमा की बेटी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यह देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। अमूमन लोग गरीबों से दोस्ती नहीं करते, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए थे कि वे गरीबों को भी गले लगाकर अपना मानती थी। मैंने देखा कि महिमा की बेटी भी मेरी बेटियों के साथ आकर बैठ गई थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटियां भी मेरे पास आकर बैठ गईं। मेरे कमरे में एसी था, इसलिए ज्यादातर समय कमरा बंद ही रहता था। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे गहने भी थे, क्योंकि मेरे पति अच्छी कमाई करते थे और मेरी खुद की भी कमाई कम नहीं थी। मेरी बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रही थी और मेरे ससुर के पास भी काफी जमीन जायदाद थी। लेकिन जब से वे बीमार हुए थे, उन्होंने अपनी संपत्ति की देखभाल करना छोड़ दिया था। इसलिए अब मेरे पति को ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। जब मेरे ससुर बीमार पड़े, तब मेरे पति ने उनकी जमीन पर मकान बनवाए और उनमें किराएदारों को रखा। अब उन मकानों का किराया हमारे लिए एक अतिरिक्त आमदनी का साधन बन गया था। एयर होस्टेस की नौकरी मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं थी,
बल्कि यह मेरा सपना था, मेरा शौक था। इसे पूरा करने में मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरी पूरी मदद की। लेकिन मेरे माता पिता अब मुझसे बार बार कहने लगे थे कि मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि मेरा सपना पूरा हो चुका है, अब मुझे अपनी नौकरी छोड़कर घर पर रहना चाहिए। लेकिन मेरे पति ने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। वे हमेशा कहते थे, यह मेरी पत्नी का फैसला होगा कि वह काम करना चाहती है या नहीं। कोई भी उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वे हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि जब तक मैं चाहूँ तब तक काम कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी मेरी बेटियां मेरे पास आईं और उनके साथ महिमा की बेटी भी थी। मैंने हमेशा अपनी बेटियों को पॉकेट मनी दी थी, इसलिए आज भी जब मैंने अपनी बेटियों को पैसे दिए तो महिमा की बेटी को भी कुछ पैसे दे दिए। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन बहुत मासूम थी। मैं उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती थी। मैंने अपनी बेटियों से भी कहा था कि जब भी वे कुछ खाएं तो उसके लिए भी मंगवाएं और उसे भी खिलाएं। जैसे मैं छुट्टियों में अपने लिए कपड़े खरीदती थी, वैसे ही महिमा और उसकी बेटी के लिए भी कपड़े खरीदती थी। महिमा अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। वह 3 महीने से हमारे घर में काम कर रही थी, लेकिन हर बार जब मैं घर आती तो वह मुझसे सिर्फ एक ही बात कहती, मैडम, आपको रात की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। जब भी मैं उससे इसकी वजह पूछती तो वह चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती। लेकिन मैं देख रही थी कि महिमा दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद मैं 15 दिन के लंबे समय बाद घर लौटी। घर आते ही मैं यह देखकर हैरान रह गई कि महिमा पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उन दिनों त्योहार का मौसम था और मैं हमेशा त्योहार अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करती थी। घर पर रहने के दौरान मैंने महसूस किया कि महिमा की बेटी भी कुछ परेशान सी लग रही थी। मुझे दोनों माँ बेटी के बीच एक अजीब सी चिंता महसूस हुई। मैं उनकी हालत को समझ नहीं पा रही थी। महिमा हर रोज की तरह घर का सारा काम कर रही थी, लेकिन वह बेहद कमजोर लग रही थी। मैंने महिमा से कहा, महिमा, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन महिमा घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं, नहीं, मैडम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैंने उससे फिर पूछा, आखिर तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? क्या तुम सही समय पर खाना नहीं खा रही हो? तब महिमा ने धीरे से कहा, मैडम जी, अब आप कुछ दिनों के लिए घर पर रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महिमा की बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? लेकिन महिमा चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे महिमा पर धीरे धीरे शक होने लगा था। मैंने गौर किया कि उसकी बेटी भी पहले की तरह नहीं थी। पहले वह मेरी बेटियों के साथ खेला करती थी, लेकिन अब वह उनसे दूर दूर रहने लगी थी। मैं घर में क्या हो रहा था, यह समझ ही नहीं पा रही थी। जब भी महिमा से कुछ पूछती, वह बस चुप हो जाती। घर का माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा था। मैंने सोचा कि क्यों न अपने ससुर जी से उनका हालचाल पूछ लिया जाए। जब मैं ऊपर उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वे आराम से टीवी देख रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो रही थी। अब वे कभी कभी नीचे भी आ जाते थे, जो यह दिखाता था कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उनका इलाज शहर के एक जाने-माने डॉक्टर से चल रहा था और मेरे पति खुद उनकी देखभाल कर रहे थे। जब से मेरी सासू माँ का निधन हुआ था, तब से मेरे ससुर जी बहुत अकेले हो गए थे। इसी अकेलेपन में वे धीरे धीरे बीमार पड़ गए थे और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वे चारपाई से लग गए थे। लेकिन अब वे काफी हद तक ठीक हो चुके थे। घर में नवरात्रि का माहौल था। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी। मेरा पति भी इन दिनों कोशिश करता कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। लेकिन इस दौरान मैंने एक अजीब बात नोटिस की,
महिमा और उसकी बेटी हमारे साथ त्योहार की तैयारियों में बिल्कुल शामिल नहीं हो रही थी। वे न तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत कर रही थी और न ही पहले की तरह हंस बोल रही थी। मुझे यह बहुत अजीब लग रहा था। पहले तो महिमा हर समय मेरी बेटियों के साथ घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। वह बस घर का काम करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। उसकी बेटी भी अब मेरी बेटियों से ज्यादा नहीं खेल रही थी। मैंने सोचा कि अपनी बेटियों से पूछूं कि उनके पीछे मेरी गैरमौजूदगी में महिमा और उसकी बेटी का व्यवहार कैसा रहता है। रात को जब हम सब अपने कमरे में बैठे थे, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, बेटा, जब मैं घर पर नहीं रहती तो महिमा और उसकी बेटी का व्यवहार कैसा रहता है। मेरी बेटी ने कहा, माँ, जब ये दोनों पहली बार हमारे घर आए थे तब बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। महिमा आंटी तो बहुत हंसमुख लगती थी और उनकी बेटी भी हमारे साथ खेलती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन दोनों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। मैंने ध्यान से सुना तो मेरी बेटी ने आगे कहा, माँ, ये दोनों हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन अब न हमसे खुलकर बात करते हैं और न ही आपस में। ऐसा लगता है कि महिमा आंटी बहुत परेशान हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी चिंता उन्हें खाए जा रही हो। मुझे यह सुनकर और भी हैरानी हुई। मैंने पूछा, बेटा, क्या महिमा आंटी या उनकी बेटी ने कभी तुमसे कोई गलत बात कही या तुम्हें किसी तरह से डराने की कोशिश की? तुम्हें उन पर शक करने जैसा कुछ महसूस हुआ? मेरी बेटी ने जवाब दिया, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिमा आंटी की बेटी तो बोल भी नहीं सकती, वह बहुत मासूम है। लेकिन अब वह भी बहुत डर डर कर रहने लगी है। डर डर कर? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ माँ, मेरी बेटी ने कहा, पहले जब हम ऊपर दादाजी के पास जाते थे तो हम महिमा आंटी की बेटी को भी साथ ले जाते थे, लेकिन अब वह ऊपर जाने से बहुत डरती है। हमें नहीं पता कि उसे वहाँ क्या हो गया, लेकिन अब वह हमारे साथ नहीं जाती। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या हो सकता था जो महिमा और उसकी बेटी को इतना बदल रहा था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब मुझे खुद महिमा से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर वह किसी परेशानी में है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस चले गए तो मैंने महिमा को अपने कमरे में बुलाया। वह आई और धीरे से मेरे पास बैठ गई। उसने अपनी आंखें झुका ली थी। मैंने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, महिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब तुम पहली बार आई थी तब बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखो, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या कोई टेंशन है? महिमा ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, मैडम जी, मेरे लिए टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में मेरे और मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। इतना कहने के बाद महिमा एकदम चुप हो गई। मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन महिमा, तुमने अचानक से चुप्पी क्यों साध ली? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद महिमा ने कहा, मैडम जी, हम दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। आपने ही हम पर इतनी दया की कि हमें इस घर में रहने की जगह दी। आप बहुत अच्छी महिला हैं। आपकी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं। महिमा ने इतना कहा तो मैं और भी उलझ गई। मैंने उससे आगे पूछना शुरू किया, महिमा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम अचानक से इस हालत में कैसे आ गई? महिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैडम जी, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पति मुझे एक किराए के मकान में रखते थे। हम गरीब थे, लेकिन जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, ओह महिमा, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा नहीं था। महिमा ने अपनी बात जारी रखी, जब मेरे पति का निधन हुआ तब हमारी दुनिया उजड़ गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। पहले ही गरीबी थी,
और ऊपर से मेरे पति के जाने के बाद हमारा कोई सहारा भी नहीं रहा। धीरे धीरे हमारे पास जो भी था सब बिक गया। महिमा ने आगे कहा, मैडम जी, हम दोनों मां बेटी बिल्कुल अकेली हो गई थी। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। हम सड़क पर आ गए थे। कई रातें ऐसे ही भीख मांगकर गुजारनी पड़ी। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, फिर तुम मेरे घर कैसे आईं? महिमा ने कहा, मैडम जी, आप तो देवी समान हैं। जब मैं बहुत परेशान थी तो किसी ने बताया कि आपको घर के काम के लिए एक भरोसेमंद महिला की जरूरत है। बस उसी उम्मीद में मैं आपके पास आई थी। आपने हमें रहने को जगह दी, खाना दिया और मेरी बेटी को भी अपनाया। अब मेरी आंखों में भी नमी आ गई थी। महिमा की तकलीफें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। लेकिन अब भी एक सवाल मेरे मन में था, अगर महिमा को यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी तो वह बार बार मुझे रात की ड्यूटी छोड़ने के लिए क्यों कह रही थी? महिमा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैडम जी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मुझे कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। मेरी और मेरी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यहाँ मुझे और मेरी बेटी को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सिर छुपाने के लिए एक छत भी मिली है। मैं अपनी बेटी को लेकर सड़कों पर इस तरह भटक नहीं सकती। आखिर वह भी एक लड़की है और उसकी इज्जत का भी सवाल है। महिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने आगे कहा, मैडम जी, दुनिया की सारी परेशानियां मैं खुद सह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को इस तकलीफ में नहीं डाल सकती। यह सुनकर मुझे उसकी हालत का अंदाजा हुआ। लेकिन महिमा की आंखों में सिर्फ चिंता नहीं बल्कि डर भी साफ झलक रहा था। फिर अचानक उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई। महिमा बोली, मैडम जी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्यों दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ, लेकिन जब भी आप रात की ड्यूटी पर जाती हैं, इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। मैं महिमा की बात सुनकर सन्न रह गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी यह बात सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। गड़बड़? मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है महिमा? महिमा की आंखों में डर और भी गहरा हो गया। वह धीमे स्वर में बोली, मैडम जी, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे रात को कोई इस घर में घूमता है। मुझे अपने कमरे के पास किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार मैंने दरवाजे के पीछे किसी की परछाई भी देखी है। उसकी बात सुनकर मैं पहले तो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर मैंने हंसते हुए कहा, महिमा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि इस घर में भूत हैं? महिमा ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, मैडम जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब भी आप रात की ड्यूटी पर जाती हैं, मुझे और मेरी बेटी को अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं। मैंने महिमा को समझाने की कोशिश की, महिमा, ऐसा कुछ नहीं है। यह घर मेरे ससुर की पुश्तैनी संपत्ति है। हम यहाँ सालों से रह रहे हैं। अगर यहाँ कुछ गलत होता तो मेरी बेटियों या मेरे पति को भी महसूस होता। मैं खुद भी इस घर में रहती हूँ और कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर तुम इस वजह से परेशान हो तो परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। बस खुद का ध्यान रखो। महिमा मेरी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बेटी को भी ऐसा लगता है। वह भी रात में डर जाती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, महिमा, तुमने ही अपनी बेटी को यह सब बताया होगा, इसलिए अब उसका भी ध्यान इसी ओर जाता है। बच्चों के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे वे डर जाते हैं और उनके मन में बेवजह की बातें बैठ जाती हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तुम बहुत कमजोर लग रही हो। अगर तुम इसी तरह बीमार पड़ती रही तो मेरे ऑफिस जाने के बाद घर का काम कौन करेगा? महिमा मेरी बात सुनकर बोली, ठीक है मैडम जी,
मैं आपके साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं, कभी सिर में तेज दर्द होता है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे पगली, तुम कोई डॉक्टर हो क्या, जो खुद ही अपनी बीमारी का पता लगा रही हो? कल डॉक्टर के पास चलेंगे, सब पता चल जाएगा। और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहो। महिमा ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रात में थोड़ा डर लगता है। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। महिमा मेरी बात सुनकर थोड़ी शांत हो गई और कमरे से बाहर चली गई। आज उसे देखकर मुझे लगा कि उसकी परेशानी सिर्फ मानसिक थी। शायद वह बेवजह डर रही थी। मैं निश्चिंत हो गई कि यह सब उसका वहम था। अगले दिन का मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बूंदाबांदी हो रही थी। मैं अपने ससुर और बेटियों के साथ बगीचे में बैठी थी। महिमा घर की सफाई में लगी थी। मेरे ससुर अब काफी ठीक लग रहे थे, इसलिए मेरी बेटियों ने उन्हें सीढ़ियों से सहारा देकर नीचे बगीचे में लाकर बैठा दिया था। वे एक पत्रिका पढ़ रहे थे और मैं अपनी बेटियों के साथ इधर-उधर की बातें कर रही थी। मेरा पति ऑफिस जा चुका था। तभी अचानक गार्ड मेरे पास आया और बोला, मैडम जी, कोई आपसे मिलने आया है। मैंने पूछा, कौन है? गार्ड बोला, मैडम, मुझे नहीं पता, बस कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। मैंने गार्ड से कहा, ठीक है, उसे भेज दो। मैं देखती हूँ कौन है। जैसे ही मैं बगीचे से गेट की ओर बढ़ी, गार्ड ने उसे अंदर भेज दिया। वह एक युवक था। वह मेरे सामने आया, अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरी फोटो खींच ली। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने चौंक कर उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? और मेरी फोटो क्यों खींची? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह तेजी से मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने कई बार उसे आवाज दी, सुनो, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन वह बिना कुछ सुने तेजी से भाग गया, जैसे हवा के झोंके की तरह आया और चला गया। मेरी बेटियां भी यह सब देख रही थी। मैं पूरी तरह हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैंने तुरंत बाहर जाकर गार्ड से उस लड़के के बारे में पूछने की कोशिश की। गार्ड ने बताया, मैडम जी, यह लड़का पड़ोस में ही रहता है। मैंने इसे कई बार यहाँ से गुजरते हुए देखा है। मैं यह सुनकर और भी उलझ गई। यह लड़का आखिर कौन था? और इसने मेरी फोटो क्यों खींची? अगर यह पड़ोस में ही रहता था, तो इसे हमारे घर में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? यह सब सोचकर मेरा सिर घूमने लगा। मेरे ससुर भी यह सब देखकर स्तब्ध थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। घर में पहले से ही अजीब घटनाएं हो रही थी और अब यह लड़का भी। यह सब क्या संकेत दे रहा था? शाम को मैंने महिमा के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। जब मैं महिमा को डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने पहले उसे ढांढस बंधाया और फिर उसकी पूरी जांच की। डॉक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, दरअसल महिमा नींद की गोलियां ले रही है, जिसके कारण उसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि उसकी सेहत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है। ये गोलियां उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर चौंक गई। क्या? मैंने अविश्वास से पूछा, महिमा नींद की गोलियां क्यों लेगी? उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह गोलियां महिमा काफी समय से ले रही है। यह कोई नई बात नहीं है। या तो उसे कोई यह गोलियां दे रहा है, या फिर वह खुद ही इन्हें ले रही है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। महिमा खुद यह गोलियां क्यों लेगी? अगर वह वाकई में इन्हें खुद ले रही थी, तो इसकी वजह क्या थी?
वह तो हमेशा कहती थी कि वह इस घर में खुश है, फिर यह सब क्यों? मेरे मन में एक और सवाल आया, अगर महिमा खुद यह दवा नहीं ले रही थी, तो कौन उसे यह दवा दे रहा था? यह तो तय था कि घर के बाहर से कोई उसे यह दवा नहीं दे सकता था। इसका मतलब था कि कोई हमारे ही घर से उसे यह दवा दे रहा था। मैं डॉक्टर से दवा लेकर महिमा को वापस घर ले आई। रास्ते में महिमा ने मुझसे पूछा, मैडम जी, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे क्या हुआ है? मैंने उसकी आंखों में झांका। उसमें बेप्सी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे सच बताऊं या नहीं। मैंने फैसला किया कि अभी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ खास नहीं, बस कमजोरी है। तुम्हें सिर्फ आराम करने और सही दवा लेने की जरूरत है। महिमा मेरी बात सुनकर निश्चिंत हो गई। लेकिन मेरी उलझन और बढ़ गई थी। महिमा धीरे धीरे सहज होती जा रही थी, लेकिन उसकी बेटी अब भी डरी सहमी रहती थी। मैंने गौर किया कि वह मेरे ससुर के पास भी नहीं जाती थी, जबकि मेरी बेटियां बताती थी कि पहले वह उनके साथ दादाजी के पास जाया करती थी, लेकिन अब वह उनके पास जाने से कतराती थी। यह सब बहुत अजीब था। वह लड़का कौन था? दूसरी तरफ वह लड़का जिसने मेरी फोटो खींची थी, उसका मामला भी मुझे परेशान कर रहा था। गार्ड ने बताया था कि वह लड़का पड़ोस में ही रहता है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह हमारे घर के अंदर कभी आया है या नहीं। क्या वह लड़का मेरे घर में पहले भी आ चुका था? अगर हाँ, तो वह यहाँ क्यों आता था? मेरा ध्यान बार बार मेरी बेटियों पर जा रहा था। कहीं वह लड़का मेरी बेटियों के लिए तो नहीं आया था? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। वह लड़का मेरी बड़ी बेटी से कुछ ही साल बड़ा था। वह इतना बड़ा नहीं था कि वह मेरी बेटियों से मिलने के लिए घर आता। फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या वह महिमा की बेटी से मिलने आया था? नहीं, यह भी मुमकिन नहीं है। मैंने खुद से कहा। महिमा की बेटी तो गूंगी थी। वह किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। तो फिर वह लड़का मुझसे ही क्यों मिला था? उसने मेरी ही फोटो क्यों खींची थी? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मेरी छुट्टियां अब खत्म होने वाली थीं। मुझे अपने काम पर वापस जाना था। लेकिन घर की हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने काम पर जाऊं या नहीं। मुझे सिर्फ 2 दिन और घर में रहना था। मेरे पति ने भी ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त थे। उनका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, इसलिए अब वे 2 दिन आराम करना चाहते थे। लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। महिमा को नींद की गोलियां कौन दे रहा था? वह लड़का कौन था और उसने मेरी फोटो क्यों खींची? महिमा की बेटी अब भी डरी सहमी क्यों रहती थी? मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर महिमा खुद दवा नहीं ले रही थी, तो जरूर कोई उसे जबरदस्ती यह दवा दे रहा था। पर कौन? क्या यह कोई हमारे अपने घर का ही सदस्य था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गौर किया कि महिमा अब थोड़ा सहज हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अब भी डरी हुई थी। क्या मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हो रहा था? मुझे अब इस घर के हर सदस्य पर शक होने लगा था। यह सब सोचते सोचते मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं बहुत बेचैन थी। मेरे पति ने जब मुझे परेशान देखा तो वे कारण पूछने लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी नौकरी से भी बार बार फोन आ रहे थे। मुझे वापस बुलाया जा रहा था। लेकिन मैं इस हालत में घर को यूं ही छोड़कर कैसे जा सकती थी? यहाँ की स्थिति को समझे बिना जाना नामुमकिन था। घर में जो कुछ हो रहा था, उसका हल मुझे घर में रहकर ही निकालना था। आखिर यह सब क्यों हो रहा था? मुझे नहीं पता था कि ऐसा पहले भी होता था या नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहती थी और घर पर कम ही समय बिताती थी। लेकिन अब, जब मैंने इन घटनाओं को खुद महसूस किया, तो मुझे समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। 2 दिन बीत चुके थे और मुझे अपनी नौकरी पर लौटना पड़ा।
लेकिन वहां जाने के बाद भी मेरा मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। 4-5 घंटे ही बीते थे कि मैंने अचानक फैसला किया कि मुझे अभी घर लौटना होगा। मैं बिना किसी को बताए रात 11 बजे घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला ताकि किसी को मेरी आने की खबर न हो। मैं चुपचाप अंदर आई और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मैं हैरान रह गई। मेरे पति वहां नहीं थे। इतनी रात को वे कहाँ जा सकते हैं, यह सोचकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपनी बेटियों के कमरे की ओर रुख किया। वहां जाकर देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रही थी। अब मेरा शक और बढ़ गया। मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी और मैं कॉफी पीना चाहती थी, इसलिए मैं महिमा को जगाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं उसके कमरे के पास पहुंची, मैं सन्न रह गई। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि क्या करूं। मैंने हल्के से खिड़की से झांककर अंदर देखा और जो दृश्य मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मेरे पति महिमा की मासूम बेटी पर जबरदस्ती कर रहे थे। वह गरीब बच्ची गूंगी थी, वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने देखा कि वह बुरी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अकेली कितना कर सकती थी। महिमा कहाँ थी? मैंने बिस्तर की ओर देखा। महिमा गहरी नींद में सो रही थी। कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन महिमा को कोई होश नहीं था। वह इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है? अब मुझे डॉक्टर की बात याद आई। महिमा को कोई नींद की गोलियां दे रहा था। क्या ये सब मेरे पति कर रहे थे? गुस्से और घृणा से मेरा खून खौल उठा। मैंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। मेरे पति घबरा गए। उन्होंने जल्दी से महिमा की बेटी को धक्का देकर छोड़ दिया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ? तुम तो नौकरी पर थी। मैंने गुस्से में कहा। हाँ, मैं थी, लेकिन अगर मैं आज जल्दी नहीं आती तो तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। मेरे पति सफाई देने लगे। नहीं, तुमने जो देखा वो गलत था। यह लड़की खुद मेरे पास आई थी। बस एक शब्द और मत बोलो। मैंने गुस्से में उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। महिमा की बेटी कमरे के एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। मैंने महिमा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी। अब सब कुछ साफ था। मेरे पति ही महिमा को नींद की गोलियां दे रहे थे ताकि वह कुछ देख या सुन न सके। मैं अपने पति को पकड़कर अपने कमरे में ले गई और जोर से चिल्लाई, सच बताओ, कब से चल रहा है यह सब? पहले वे टालते रहे, लेकिन जब मैंने उन्हें घर से निकालने की धमकी दी तो वे टूट गए। उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने किया यह सब। लेकिन तुम भी तो अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त रहती हो कि तुम्हें अपने घर की भी परवाह नहीं। मैंने घृणा से उनकी तरफ देखा, तो इसीलिए तुमने महिमा की मासूम बेटी पर हाथ डाल दिया। वे झुंझलाकर बोले, मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुमने हमेशा अपनी नौकरी को हम सबसे ऊपर रखा। मुझे अकेलापन महसूस हुआ और महिमा की बेटी गूंगी थी। वह कुछ कह नहीं सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम इंसान हो भी या नहीं? मैंने गुस्से से कहा, अगर तुम किसी की बेटी के साथ गलत कर सकते हो तो तुम्हारी अपनी बेटियों के साथ भी कोई कर सकता है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी की पड़ी रहती है। तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसे जी रहा हूँ? मैंने हिकारत से उनकी तरफ देखा। अगर मैं नौकरी कर रही थी तो वह भी तुम्हारी जिंदगी बेहतर करने के लिए, लेकिन तुमने तो घर की ही इज्जत नीलाम कर दी। वे चिल्लाए, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो मुझे छोड़ दो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अब यही करूंगी। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने पति को छोड़कर महिमा और उसकी बेटी को न्याय दिलाना। असल में यह सब मेरी लापरवाही का ही नतीजा था। मैंने अपने करियर पर इतना ध्यान दिया कि अपने परिवार को पूरी तरह भूल गई।
मेरे लिए मेरा घर बस एक जगह थी जहां मैं काम से लौटकर आराम करती थी। मैं अपनों को नौकरों की तरह समझने लगी थी, जबकि गलती नौकरों की नहीं थी, गलती मेरे पति की थी, जो मेरे प्यार से वंचित होकर भटक गए थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए महिमा की मासूम बेटी को शिकार बनाया। वह एक मासूम बच्ची थी जो बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह बस सहमी और डरी रहती थी। मेरे पति इतने लंबे समय से महिमा के खाने में नींद की गोलियां मिला रहे थे कि उसकी सेहत पर गहरा असर पड़ने लगा था। यह दोहरी मार थी। महिमा की सेहत दिन-ब-दिन गिरती जा रही थी और उसकी मासूम बेटी की इज्जत बार-बार लूटी जा रही थी। महिमा ने एक बार मुझसे कहा था कि वह रात को अपने कमरे के बाहर किसी को टहलते हुए देखती है। वह कोई और नहीं, बल्कि मेरा पति ही था। जैसे ही दवा का असर होने लगता, महिमा गहरी नींद में चली जाती। उसके बाद मेरे पति उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते और उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करते। यही वजह थी कि महिमा की बेटी मेरे ससुर से भी डरने लगी थी। उसे हर मर्द एक जैसा लगने लगा था। वह अंदर ही अंदर घुटती रही, लेकिन कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। दिन-ब-दिन वह डिप्रेशन में जाती जा रही थी। मेरा पति दोषी था, लेकिन गलती मेरी भी थी। यह कोई छोटी गलती नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन कहीं न कहीं इसकी जड़ें मुझसे जुड़ी थी। मैंने अपने परिवार को अनदेखा किया। मेरे पति की करतूत ने मुझे हिला दिया था, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था। वह लड़का कौन था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी? और उसने ऐसा क्यों किया था? मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह लड़का उनके दोस्त का बेटा था। लेकिन उसने मेरी तस्वीर क्यों ली? मैंने पूछा। मेरे पति ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त से अक्सर यह बात कहता था कि मेरी पत्नी मुझे नज़रअंदाज करती है। उसे अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैंने अपने दोस्त से यह भी कहा था कि मुझे बाहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने का मन करता है, और मैंने उसे यह भी बता दिया था कि मैं महिमा की बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं सन्न रह गई। तुमने अपने दोस्त को यह सब बताया? हाँ, मेरे पति बोले, और उसका बेटा, जो यह सब सुन रहा था, बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरी सच्चाई तुम तक कैसे पहुंचाए। वह जानता था कि अगर वह सीधे तुम्हें यह सब बताएगा, तो तुम शायद यकीन नहीं करोगी। इसलिए उसने तुम्हारे मन में शक पैदा करने के लिए तुम्हारी फोटो खींची और भाग गया। अब सारी बातें मेरे दिमाग में एकदम साफ हो गई थी। उस लड़के ने मुझे सचेत करने के लिए ऐसा किया था। और यह भी सच था कि एक बार जब शक हमारे मन में घर कर जाता है, तो हम उस सच की तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस दिन उसने मेरी फोटो खींची थी, उस दिन से लेकर आज तक मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, और अब मेरे पति की सच्चाई सामने आने के बाद उन सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। अगली सुबह जब महिमा उठी, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी बेटी की हालत सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी। जब मेरे ससुर को उनके बेटे के इस गुनाह का पता चला, तो उन्होंने तुरंत मेरे पति को घर से निकाल दिया। तू अब इस घर में रहने के लायक नहीं है, मेरे ससुर ने गुस्से में कहा। मेरे पति ने लाख माफी मांगी, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। मेरे ससुर ने महिमा को 50 लाख रुपए दिए ताकि वह इस घटना को भूलकर अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी सुधार सके। महिमा वह पैसे लेकर चली गई, लेकिन उसकी बेटी की इज्जत की कीमत कौन चुका सकता था? मैंने महिमा से अपने पति की गलती के लिए माफी मांगी। मैं दोषी हूँ, महिमा, मैंने कहा। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता, तो शायद यह सब कभी नहीं होता। महिमा ने कुछ नहीं कहा। वह बस मेरी तरफ देखकर रोती रही और फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। मेरे पति मुझसे भी माफी मांगने लगे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब यह रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने फैसला किया,
मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी और अपने घर को संभालूंगी। अब मेरा पति एक अलग घर में रहता है। मेरे ससुर ने आज तक उसे माफ नहीं किया। हम अमीर लोग हमेशा अपने गुस्से और कुंठा को गरीबों पर निकालते हैं। क्यों? क्यों हमें लगता है कि उनके दुख कोई मायने नहीं रखते। महिमा और उसकी बेटी के साथ जो हुआ वह इस मानसिकता का ही परिणाम था। अगर मेरे पति चाहते तो वह मुझसे खुलकर बात कर सकते थे, मुझे समझा सकते थे कि उन्हें मेरा साथ चाहिए। और मुझे यकीन है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ देती अगर उन्होंने मुझसे सीधी बात की होती। लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वह गलत था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन हजारों औरतों की है जो अपने करियर और घर के बीच संतुलन नहीं बना पाती। यह कहानी उन गरीब महिलाओं की भी है जो अमीरों की बेरहमी का शिकार होती हैं और अपनी आवाज तक नहीं उठा पाती। यह कहानी उन लड़कियों की भी है जिनका दर्द कोई नहीं समझता। अगर हम सच में एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए गलत रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।